चलो अपन लोग क्या पढ़ रहे थे, ट्रांसफार्मर, है ना। ट्रांसफार्मर के लिए हमने क्या बताया था आप लोगों को, ट्रांसफार्मर के लिए बताया था कि एक ऐसा साधन होता है, एक ऐसी युक्ति या एक ऐसा उपकरण होता है जो प्रत्यावर्ती विभव को परिवर्तित कर देता है, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। जो प्रत्यावर्ती विभव को बदलने के काम आता है, कभी बढ़ा भी देता है कभी घटा भी देता है। इस आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। एक हमने आपको बताया था ऊंचाई ट्रांसफार्मर, है ना, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और एक बताया था अपचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखो फर्क क्या था, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता, निम्न विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव वाली दुर्बल वैद्युत धारा में बदल देता है। पहली चीज तो आप ये समझ लो कि प्रत्यावर्ती धारा को वैद्युत धारा में बदलने का काम होता है ट्रांसफार्मर का। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर ने ये कर दिया, और अपचाई ट्रांसफार्मर उसी जगह पे, इसमें उच्च विभव होगा प्लस दुर्बल प्रत्यावर्ती धारा होगी, और ये कन्वर्ट कर देगा निम्न विभव प्लस प्रबल वैद्युत धारा में। तो इस प्रकार से हमें दो ट्रांसफार्मर पता चले, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अब हमें यह समझना है, अच्छा हमने ये आपको बताया इसका सिद्धांत कि ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, और अन्योन प्रेरण में होती हैं दो कुंडलियां, किसी एक कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन करने से दूसरी कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है। तो इसमें भी हमें दो कॉइल चाहिए, दो कुंडलियां होंगी, चाहे वो ऊंचाई ट्रांसफार्मर हो चाहे वो अपचाई ट्रांसफार्मर हो, दोनों में दो दो कुंडलियां होंगी। एक को कहेंगे प्राथमिक कुंडली और एक को कहेंगे द्वितीयक कुंडली। अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली की प्रकृति कैसी होगी, प्राथमिक कुंडली को कैसे बनाया जाएगा और द्वितीय कुंडली को कैसे बनाया जाएगा, उसके आधार पर अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली कैसी होंगी, क्या कोई दोनों में अंतर आएगा, ऊंचाई का कुछ अलग कंडक्शन होगा, अपचाई का कुछ अलग कंडक्शन होगा, या एक जैसा होगा, ये सब बातें हमें देखना है। ठीक है, अब समझते हैं इसकी संरचना। संरचना में हमने आपको क्या बताया, एक पतली पतली लोहे की पत्तियां ली, ट्रांसफार्मर बनाने के लिए अपन ने एक करोड़ बनाते हैं, करोड़ के बारे में पहले भी अपन पढ़ चुके हैं कि करोड़ कैसे बनाते हैं। पतली पतली पत्तियों को लिया, एक के ऊपर एक रखा, रखने के बाद एक गोलाकार या आयताकार एक हमने करोड़ बनाया, जिसे हम कहते हैं पटलित करोड़, मतलब लेमिनेटेड कोर। ठीक है, ये बना लिया। अच्छा, पतली पतली पत्तियों क्यों बनाया जाता है, इससे पहले भंवर धाराओं के बारे में कुछ हमने बताया था आप लोगों को, ईडी करंट के बारे में, और ये बताया था कि भंवर धाराएं वहां पर उत्पन्न न होने पाए, जिसकी वजह से हमें पतली पतली पत्तियों के रूप में लेना पड़ता है। अगर हम केवल एक इकट्ठा टुकड़ा लेते हैं तो उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे कि ऊर्जा का या ऊष्मा का बहुत हास होता है। तो हमने एक पटलित करोड़ लिया और उसके दोनों तरफ एक एक तांबे के तारों से बनी कुंडलियां लगा दी, एक यहां पर कुंडली लगा दी, एक यहां पर कुंडली लगा दी। सेट ऐसे करना है कि डायरेक्ट इनका कनेक्शन ना हो, डायरेक्ट इनका कनेक्शन ना हो, डायरेक्ट इन दोनों का कनेक्शन ना हो, मतलब तीनों आपस में अटैच है लेकिन अलग अलग है। जोड़ दिया हमने करोड़ से पहली को कुंडली को और दूसरी कुंडली को। पी क्वाइल का मतलब हो गया ये प्राइमरी क्वाइल, और ये एस क्वाइल का मतलब हो गया सेकेंडरी क्वाइल। अब यहां पर भी हमने थोड़ा सा अलग से बनाया, वो अलग से बनाने का मतलब यह है कि प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली जो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर होते हैं, उनमें क्या फर्क होता है। तो भैया देखो, ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम लेकिन तार मोटे, फेरों की संख्या कम लेकिन तार मोटे, यानी मोटे तार के कम फेरों वाली एक कुंडली होती है, जिसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली कहते हैं किसके लिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और अधिक फेरों वाली पतले तार की एक कुंडली होती है, जिसे द्वितीय कुंडली कहते हैं। ये बीच में आपका करोड़ रखा हुआ है, करोड़ पहली कुंडली। देखो जैसे अभी हमने बताया ना, सब अलग अलग होते हैं,
आपस में संबद्ध तो होते लेकिन पृथक्कृत होते हैं। तो ये देखो प्राथमिक कुंडली, क्रोड और द्वितीय कुंडली। ठीक इसी तरीके से होता है अपचायी ट्रांसफार्मर के बारे में। अपचायी ट्रांसफार्मर जस्ट इसका अपोजिट होता है। प्राथमिक जो कुंडली होती है उसमें फेरों की संख्या अधिक होती है, तार पतले होते हैं, और द्वितीय कुंडली होती है उसमें फेरों की संख्या कम, तार मोटे होते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसका काम करने का तरीका देखें, वर्किंग, कि ये कैसे काम करता है, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो भी एसी मेंस यानी प्रत्यावर्ती वैद्युत धारा जो है, एसी मेंस प्रत्यावर्ती वैद्युत धारा जो है, उसे सदैव प्राथमिक कुंडली से अटैच किया जाता है। कहां से अटैच किया जाता है? चाहे उच्चाई ट्रांसफार्मर हो चाहे अपचाई ट्रांसफार्मर हो, दोनों में प्राइमरी कॉइल में हम उसका कनेक्शन दे देंगे, मतलब सप्लाई हम प्राथमिक कॉइल में दे देंगे। अब जब हमने प्राथमिक कॉइल में सप्लाई दे दी, जब इसमें वैद्युत ऊर्जा आ गई, भाई प्रत्यावर्ती वैद्युत धारा दी है ना हमने, तो पहली कुंडली में क्या आ जाएगा? वैद्युत ऊर्जा आ जाएगी। वैद्युत ऊर्जा आ जाएगी। ये क्या लगा हुआ है? क्रोड लगी हुई है, कोर है, लेमिनेटेड कोर। तो अब इसमें वैद्युत धारा जो है वो वैद्युत धारा इस कोर की वजह से, इस क्रोड की वजह से चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित होने लगी है। इसकी वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित होने लगी। अब चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तन होने से जो सेकेंड कॉइल थी वो भी तो एसी की क्रोड से अटैच थी, तो वापस यहां की चुंबकीय ऊर्जा फिर से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। मतलब इसकी एनर्जी इसमें स्टोर हुई और एक मैग्नेटिक एनर्जी बनाई गई, और फिर इससे कनेक्ट थी सेकेंड कॉइल, तो इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफर होने लगी और वापस वैद्युत ऊर्जा बन गई, और यहां से हमने सप्लाई दे दी घरों के लिए, या जो भी सर्किट हमें चलाना है, जो भी उपकरण हमें चलाने हैं, ये हमने सर्किट दे दी और यहां पर हम सारे उपकरण चलाने लगे। तो ऐसे काम करता है ये। अब इधर से इसमें ट्रांसफर या इससे इसमें ट्रांसफर कैसे हुआ? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना हम लोगों ने पढ़ी है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना से क्या होता है भाई? हम इसमें ऊर्जा धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यहां पर बीच में एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। वो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की वजह से इसमें एनर्जी ट्रांसफर होने लगेगी। इसमें एनर्जी ट्रांसफर होने लगेगी तो इसके फ्लक्स में भी परिवर्तन होने लगेगा। तो अब हमने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर भी फ्लक्स में चेंजिंग हो रही है और यहाँ पर भी फ्लक्स में चेंजिंग हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, ईपी, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, और यहां पर भी एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, ईएस, प्राथमिक कुंडली में भी द्वितीय कुंडली में भी। अब अगर हम मान लें कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी है, यहाँ पे द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस है, तो जो विद्युत वाहक बल होता है तो फैराडे का नियम क्या कहता है? ये चीज तो आपने समझ ली, इसमें अंतर समझ में आ गया कि ऊंचाई में क्या होगा, अपचाई में क्या होगा। ये आपने लिख लिया था ना, हिंदी में भी इसमें लिख लेना नीचे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। तो जरा समझते हैं कि जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तब क्या होगा, कौन कौन सी कंडीशंस निकल करके आएंगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। और ये हमने जो बनाया था ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनाया था, अपचाई ट्रांसफार्मर भी ऐसी बनेगा, बस कॉइल का फर्क हो जाएगा और किसी का फर्क नहीं होगा। तो देखो बेटा, अगर हम फैराडे के नियम के आधार पर समझे, फैराडे नियम से, तो फैराडे का नियम ये कहता है कि जो विद्युत वाहक बल है वो माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इतने के बराबर होता है। यही जानते हैं आप लोग। अगर प्राथमिक, क्या कर रहे हो, अगर प्राथमिक कुंडली में देखें तो यहाँ ईपी लिख देंगे, फेरों की संख्या को एनपी लिख देंगे, डेल्टा फाई भी अपॉन इतना हो जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय कुंडली में, ये प्राथमिक कुंडली में हो गया, द्वितीय कुंडली के लिए सेकेंडरी का यूज कर रहे हैं, एनएस डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। अगर हम ईएस बटे ईपी का मान निकालना चाहें तो यहां पर आ जाएगा माइनस एनएस डेल्टा फाइव बी अपॉन टी, से डेल्टा फाइव बी अपॉन टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू बचेगी आपकी एनएस अपॉन एन पी, और माइनस से माइनस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। मतलब द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल और प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, इनमें फेरों की संख्या पर डिपेंड
करता है कि हमने कुंडली में फेरों की संख्या कितनी ली है, उसी के अनुपात के बराबर होगा। अब हम थोड़ी देर के लिए ये माने, जो कि संभव नहीं है और ना ही कभी सच साबित हुआ है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं अपने दिल की तसल्ली के लिए कि प्राथमिक कुंडली में जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और यहां से एनर्जी जब ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर होने के बाद में यहां पर फ्लक्स में चेंजेस होता है, इस ड्यूरेशन ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती। अगर हम ये मान लें कि यदि ऊर्जा की हानि ना होती हो तो प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो होगा प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के बराबर होगा। जब कोई हानि नहीं होगी तो उतना ही विभवांतर उत्पन्न होगा जितना कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि ऊर्जा की कोई हानि ना हो या नगण्य हो, हम कह सकते हैं, तब ES बटे EP बराबर आना चाहिए VS बटे VP। इनके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर का अनुपात विद्युत वाहक बलों के अनुपात के बराबर होगा और इन्हीं के बराबर है NS अपॉन NP, जो कि ऑलरेडी इनके बराबर है। इसी को हम R कह देते हैं जब समझ लेते हैं कि ऊर्जा की कोई हानि लगभग नहीं हो रही है। तो ES अपॉन EP बराबर VS अपॉन VP, एस सेकेंडरी के लिए यूज हो रहा है, P प्राइमरी के लिए यूज हो रहा है, R हो जाता है। अब R क्या है यहां पर, तो यहां पर R है जहां R को परिरमण अनुपात यानी इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। यानी ये एनर्जी को ट्रांसफर ही तो करवा रहा और ऐसे करवाने की कोशिश कर रहा जिसमें ऊर्जा की नुकसान ना हो रहा हो, हानि ना हो रही हो, तो इसे परिणाम अनुपात कहते हैं। और सुन लीजिए, ये होता है, चलो हिंदी बता दें, ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, सही लिखा हमने, ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए R का मान 1 से अधिक होता है। ऊंचाई के लिए परिणाम अनुपात 1 से अधिक होता है, ठीक है। और अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए अगर देखा जाए तो R का मान 1 से कम होता है, ठीक है। चलो यहां तक की बात समझ में आ गई। अब अगर मान लीजिए कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये आदर्श है, क्या है, आदर्श है, तो आदर्श का मतलब ये है कि जितना पावर हमने इसको दिया ये उतना ही पावर निकालने की दम रखता है, जितना हमने इनपुट दिया। जब इसमें लॉस नहीं हो रहा, कुछ भी, किसी भी चीज का लॉस नहीं हो रहा है, तो फिर उतना वो आउटपुट भी देना चाहिए उसे, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे एक आदर्श एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए जो निवेशी शक्ति है, इनपुट पावर, वो निर्गत शक्ति के बराबर होना चाहिए आउटपुट पावर के। इनपुट पावर यानी कि PP प्राइमरी पावर इज इक्वल टू होना चाहिए सेकेंडरी पावर, प्राइमरी पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी पावर, और पावर बराबर होता है वोल्ट इंटू एम्पियर, यानी VP इंटू IP इज इक्वल टू VS इंटू IS, देन VS अपॉन VP, VS अपॉन VP इज इक्वल टू हो जाएगा IP अपॉन IS, ठीक है। इससे ये रिजल्ट निकला यहां पर फाइनली VS अपॉन VP बराबर IP अपॉन IS आया। इसका मतलब ये निकला कि भाई ES अपॉन EP इज इक्वल टू VS अपॉन VP इज इक्वल टू, एक मिनट पहले N कर लेते हैं, चलो, NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS, इसमें चेंज हो गया, इज इक्वल टू R, इज इक्वल टू R को हम डिफाइन भी कर सकते हैं। द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुपात को परिणाम अनुपात कहते हैं। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिणाम अनुपात कहते हैं।
या वोल्टेज में या धारा में, किसी से भी कहीं से भी बना दो, वैल्यू हमने आप लोगों को बताई। ठीक है, आ गई पूरी बात समझ में। तो ऐसे ही ये काम करता है, और काम करते समय क्या क्या हो सकता है वो इनकी ये स्थितियां हैं। कितना विद्युत वाहक बल, कितना विभवांतर, कितनी धारा, कितना परिणाम अनुपात किसके लिए कितना होगा, ये चीज होगा। ठीक है।